चलिए सबसे पहले राजधानी पटना से खबर, जहां बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की बिल्डिंग में आग लग गई, जिससे कई कंप्यूटर जल गए और साथ ही वहां रखी फाइलें भी खाक हो गईं। अगलगी में कई रिकॉर्ड नष्ट हुए हैं। हालांकि कर्मचारियों के मौजूद नहीं रहने से एक बड़ा हादसा टला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें जब आग लगी थी। हालांकि आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो बताया जा रहा है इसके मुताबिक कई रिकॉर्ड्स जलकर खाक हो गए हैं। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय में भीषण आग लग गई और फिलहाल जहां मैं खड़ा हूं वहां देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस कदर आग की भयावहता ने यहां पर जो फाइल्स पड़े हुए थे उसको अपनी चपेट में लिया। जो सिस्टम थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक में तब्दील हो गए और खाक के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। फाइल्स जो जरूर हैं उसके कुछ पन्ने दिख रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो दिख रही है। सिस्टम को देखिए किस कदर यहाँ पर नुकसान पहुँचा है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और उस आज रविवार का दिन है, कार्यालय बंद था और उसी दौरान ये आग लगी है। सिस्टम को जो नुकसान पहुंचा उसको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर जो सिस्टम है वो जलकर खाक बन गया है। ठनका से हुआ है सर। अच्छा, बिजली गिरी है? हाँ, बिजली गिरी है, कंफर्म बिजली गिरी है, क्योंकि हम बंद किए हैं। जाने के टाइम में लास्ट में सारा सिस्टम हम बंद करके निकले हैं, इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। और जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो कर्मी यहाँ मौजूद है वो बता रहे हैं कि बिजली का ठनका गिरा है और उसी वजह से, बिजली गिरने की वजह से ये आग लगी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की। तो नवादा में कादिरगंज थाने के झराइन गांव का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो गुटों के बीच जो लोग हैं वो झड़प कर रहे हैं। मारपीट के दौरान एक युवक फायरिंग कर रहा है। हालांकि फायरिंग से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि सूचना के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। तो कादिरगंज की एक घटना, और इधर पटना में आज तेज बारिश हुई। कुछ ही देर की बारिश में कई इलाके जल जमाव की चपेट में आ गए। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। राजधानी पटना में हल्की सी बारिश हुई और हल्की बारिश के बाद ये नज़ारा देखिए, राजेंद्र नगर इलाके का ये नज़ारा है। किस कदर यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। निश्चित तौर पर राजेंद्र नगर इलाके में हर साल कमोबेश तस्वीर ऐसे ही देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरह का नज़ारा हैरान कर देने वाला है। एक सज्जन है जो बाइक से आ रहे हैं उधर से। ये सर ठेवना भर है, ये थोड़ी देर बारिश में ही हर साल का ये हाल रहता है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है। आज बारिश कितनी देर हुई है? 1 घंटे हुई है, मुश्किल से 1 घंटे। 1 घंटे? हाँ, 1 घंटे की बारिश में ये हाल होता है। ये हर साल होता है। तस्वीर देखिए राजधानी पटना की, 1 घंटे की बारिश में ये हाल है और हर साल कमोबेश नज़ारा जैसा कि मैंने कहा ऐसा ही रहता है। लोगों को काम है तो जाहिर सी बात है लोग जाएंगे, क्योंकि काम करना है और मजबूरी में काम में। देखिए किस कदर एक दूध वाले हैं, ये दूध लेकर जा रहे हैं, इनकी बाइक बंद हो गई है। और कमोबेश ऐसी ही तस्वीर जो है राजधानी के कई इलाकों में आज देखने को मिल रही है। राजेंद्र नगर इलाका पिछले साल याद होगा किस कदर पानी में डूबा था और लोगों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी थी, लेकिन पिछले साल से इस साल तक तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पानी अब भी लग रहा है, थोड़ी सी बारिश हुई तब ये हाल है। ऐसे में आप यह उम्मीद करिए कि अगर राजधानी पटना में 2 से 3 घंटे की फिर से बारिश हो जाए तब राजधानी का क्या हाल होगा। देखिए जो लोग आ रहे हैं किस कदर पानी में ही उनको प्रवेश करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर यह शर्मनाक स्थिति है नगर निगम के लिए, सरकार के लिए। दावे लंबे चौड़े जरूर होते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत काफ़ी कड़वी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 राजेंद्र नगर पटना। तो पटना में बारिश के दौरान बीच सड़क पर पेड़ गिरा और यह पेड़ श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के पास गिरा है। लॉकडाउन और रविवार का दिन होने की वजह से लोगों की आवाजाही काफी कम थी, जिससे यह हादसा टल गया। एक बड़ा हादसा हो सकता था। पेड़ बिजली के खंभे पर गिरा, जिससे उसे भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आसपास के घर इसकी चपेट में आने से बच गए। क्यों नहीं लियो?
और चलिए, पटना में चंद घंटों की बारिश में जलजमाव हो गया और कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के पास बारिश के दौरान बीच सड़क पर पेड़ गिरा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए कि एक हल्की बारिश क्या कर सकती है, कितनी तबाही मचा सकती है। लेकिन इसके पीछे जो नाकामी है वो सरकार की है, इसके पीछे जो नाकामी है वो निगम की है कि राजेंद्र नगर पटना एक बार फिर पानी में डूबता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और सलसलाई जो जमीन है, काफी गीली मिट्टी है और पुराना दरख्त कैसे बीच सड़क पर गिरा, ये भी इन तस्वीरों में आप देखिए। तो लगातार बारिश ने मधेपुरा के लोगों की भी परेशानी बढ़ाई है। कल रात से हो रही बारिश की वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा। NH 106 के दोनों तरफ पानी भर चुका है। NH पर भी पानी चढ़ने का खतरा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले 2 दिनों से बारिश रुकी हुई थी, पानी का स्तर जो है वो कम हुआ था, जिससे लोगों की थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन लगातार हो रही बारिश ने लोगों की सांसें फिर से बढ़ा दी है। अभी बता दें कि अभी हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा के एक स्थिति जरा दिखाते हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है और ये मेन रोड जो है वो मेन रोड के ठीक चारों तरफ पानी भर गया है और ये मेन रोड पे पानी उतरने की स्थिति है। और जरा देखिए कि ये यहाँ पे हादसा जो है ये भी आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जिस ढंग से मिट्टी का कटाव हुआ है, ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पे पलट गई है और पानी जो है एकदम मेन रोड के नजदीक पहुँचने वाला है। तो एक बार फिर से जो है लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई है। पानी की स्थिति थोड़ी बनी हुई है, अभी स्थिति कंट्रोल में है, स्थिति कंट्रोल में अभी पानी जा रहा है। लेकिन जिस ढंग से बारिश तेज हुई है वो लगता है कि फिर से जो है वो बाढ़ आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पे नजर बना के रखे हुए हैं और कोशिश है कि, लेकिन देखने वाली बात है कि जिस ढंग से लगातार बारिश हो रही है, पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, वो लोगों को परेशान करने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 मधेपुरा। इधर पूर्णिया में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना धमदाहा थाना क्षेत्र के सिंघारा पट्टी गांव की है। बिजली एक पेड़ पर गिरी जिसके उसके बगल में बने घर के 3 लोग चपेट में आ गए। एक साथ 3 लोगों की मौत से घर में मातम है। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। इधर गोपालगंज में गंडक नदी का पानी कई गांवों में भर चुका है। प्रभावित गांवों की बड़ी आबादी NH पर बैठी हुई है। रजवाही गांव का एक परिवार अपने घर के 10 सदस्यों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है। इस परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद ने। हमने आपको अब तक गोपालगंज में जो बाढ़ से घिरे कई लोगों की कहानी दिखाई है, लेकिन हम अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि गोपालगंज में कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ में घिरे हुए हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज के भलवाई में से कुछ गाँव हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी चारों तरफ प्रवेश कर चुका है और झोपड़ी हो या फिर पक्का मकान, सब मकान में पानी प्रवेश कर चुका है और इस वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित ठिकाने की ओर पहुंच गए हैं और वो सुरक्षित ठिकाना है NH के किनारे किसी तरीके से झोपड़ी बना लिया है और किसी भी तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो भी बाढ़ से घिरे लोग हैं। और हम एक और आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे लोग बच रहे हैं और कैसे ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। एक छोटी सी झोपड़ी की तस्वीर देखिए जिसमें लगभग 8-10 लोग मौजूद हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं और इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे और लगातार बारिश तेज हो रही है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बरसात बहुत तेज हो रही है। तो अभी तो दिन है, रात में भी ऐसे ही बरसात में रहते हैं आप लोग? ऐसे ही रहते हैं, बरसाते में रहते हैं। बैठ से रात भर बैठ के बिहान करता नहीं सो, बैठ के बिहान होता है। हाँ, बैठ के बिहान होता है। बैठ के बिहान होने का मतलब होता है कि दिन भर बैठ कर ये समय गुजारती है और इंतजार करती है कल दोबारा दूसरा दिन आएगा तब शायद परिस्थितियां बदलेगी। अच्छा, और क्या होता है और क्या स्थिति बा यहाँ के गांव में? क्या पानी उनी पूरा घुस गया? गाँव में पूरा पानी हो गया, पूरा नाय से खाना जाता हो गाँव में। नाय से खाना जाता, वो जो खाना बनता नु वो जो से नाय से जाता लाद के। एक एक झोपड़ी में क्या बनी और प्लास्टिक प्लास्टिक मिला था? प्लास्टिक नहीं मिला ना। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं इस बाढ़ में। और गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और
घरों में पानी प्रवेश करने के बाद लोग सुरक्षित ठिकाने की ओर जब निकल रहे हैं तो सुरक्षित ठिकाना सिर्फ NH ही मिल रहा है। और इस वक्त हम NH के किनारे हैं और ऐसे ऐसे आपको कई झोपड़ियां नजर आ जाएंगी। तो हम तस्वीर ये सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि प्रशासन के लोग राशन पहुंचा रहे हैं, जैसा कि लोग बता भी रहे हैं, लेकिन अभी भी जो खासकर बरसात के मौसम में जब ऐसे बरसात में लोग किसी तरीके से सर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को कम से कम थोड़ी राहत तो मिल सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गोपालगंज। और अगली खबर है कटिहार से, जहां के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र के यादव टोला और इंग्लिश गांव के लोगों को प्रशासनिक भवन की विभाग की लापरवाही का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। महानंदा नदी के कटाव की वजह से कई गांवों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। दरअसल यादव टोला और इंग्लिश गांव के लोगों ने विभाग से 500 मीटर बांध बनाने की मांग की थी, लेकिन महज 245 मीटर ही योजना पास हुई। अब बाकी बचे इलाके में कटाव की वजह से गांव वाले की नींद उड़ गई। बोला जा रहा है कि अभी तो बाढ़ है, करेंट ज़्यादा है, अभी काम आगे देखा जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। अब तो पूरा गांव कटने के कगार पर है। पूरा गांव की सर, पूरा ये 2-3 गांव कट जाएगा। काम नहीं होगा। अब क्या होगा गांव पर? अब तो कट रहा है सर, क्या करेंगे? तो क्या बोलता है अब विभाग, क्या बोलता है? बोलता है कि अभी कट रहा है, उसके बाद पानी घटेगा तब 2 महीना 1 महीने के बाद देखेंगे। और दरभंगा के बिरौल प्रखंड के पोखराम गांव में ग्रामीणों ने कमला नदी पर श्रमदान से चचरी पुल का निर्माण किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने नदी पर पुल के लिए स्थानीय सांसद और विधायक से कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और उसके बाद गांव वालों ने चंदा कर पैसा इकट्ठा किया, बांस का पुल बनाया। जाने की कोई है, अभी किसी की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हम लोग की 4 किलोमीटर की दूरी पकड़ के, वो भी कोई सड़क नहीं, कोई मार्ग नहीं, वो भी जो है सो गड्ढा से होके जो है सो 4 किलो की मार्ग पकड़ के नदी के उस पार जाता हूँ। तभी हम लोग की कोई दुकान हो या कोई हॉस्पिटल का काम हो, जो भी काम होता है वहाँ जाके करना पड़ता है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमण होने पर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का सरकार इलाज कराएगी। होटल में आइसोलेट कर पूरा खर्चा वहन करेगी सरकार। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, जिसमें यह कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने पर पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इधर बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम आज पटना पहुंची और केंद्रीय संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में बिहार पहुंची टीम बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना की जांच के साथ स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेगी और जरूरी दिशा निर्देश भी देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बैठक में शामिल होंगे। लव कुमार जी आप आए हैं, बिहार आए हैं। इधर बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद केंद्रीय टीम के दौरे पर जेडीयू ने उम्मीद जताई है कि बिहार को मदद मिलेगी। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का कहना है कि केंद्र की मदद से जैसे दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हुआ, ठीक उसी तरह बिहार में भी कोरोना कंट्रोल होगा। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय समूचे देश में कोरोना संक्रमण का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है उसको लेकर के चिंतित भी हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इससे पहले वो दिल्ली समेत, गुजरात समेत, महाराष्ट्र समेत आधा दर्जन राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और केंद्र की तरफ से भी ऊंचे पैमाने पर इन राज्यों की मदद की गई है। हमें प्रसन्नता है, बिहार, आसाम, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल समेत आधा दर्जन राज्यों में पुनः केंद्र की स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। इधर राजधानी पटना में 3,500 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। कंकड़बाग, राजीव नगर और गोला रोड में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। जिला प्रशासन ने इन इलाकों को बफर जोन में बांटा है। पटना में कुल 14 बफर जोन हैं। बफर जोन में कंटेनमेंट जोन की तुलना में कुछ छूट रहती है। तो क्या छूट रहती है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार।
पटना कोविड-19 की चपेट में है और ऐसे में एहतियात के तौर पर पटना जिला प्रशासन ने फैसला लेते हुए कई कंटेनमेंट जोन को बफर जोन में तब्दील किया है। फिलहाल हम कंकड़बाग इलाके में मौजूद हैं, जहां पर तकरीबन 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके बाद इस इलाके को बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। कंकड़बाग के अलावा राजीव नगर का इलाका, गोला रोड का इलाका भी बफर जोन में कन्वर्ट किया गया है। सबसे ज़्यादा 5 मसौढ़ी अनुमंडल में बफर जोन बनाए गए हैं। उसके अलावा बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा में भी बफर जोन बनाए गए हैं। बफर जोन के बारे में जानकारी देते हुए पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के कंपेरेटिवली बफर जोन में थोड़ी ढील दी जाती है और बफर जोन में लोग आ जा सकते हैं, गाड़ियों के आवागमन की भी सुविधा रहती है। साथ ही बफर जोन में जो इसेंशियल चीज़ें हैं उसको लोग खरीद सकते हैं और जो अपने कार्यालय जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं। बफर जोन में को लेकर जो पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कई इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, यानी मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी और इनके माध्यम से हर घर में सर्वे भी किया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि कोविड-19 से कितने लोग संक्रमित हैं। तो अगर आप बफर जोन में हैं तो पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें, क्योंकि कंटेनमेंट जोन से कई मायने में बफर जोन आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पूरा बिहार कोरोना की चपेट में है और पटना में सबसे ज्यादा मामला सामने आ रहे हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम सक्रिय हो गया है और बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। हर गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। बोरिंग रोड में हो रहे सैनिटाइजेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना कोविड-19 की चपेट में है और इसके बाद 31 जुलाई तक यहां लॉकडाउन की स्थिति लागू है। फिलहाल आप देख रहे होंगे बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है और हर गली मोहल्ले में पटना नगर निगम की टीम पहुंच रही है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे 100 मीटर लंबी पाइप के साथ, हालांकि गाड़ी तो यहां नहीं पहुंच सकती, लेकिन 100 मीटर लंबी पाइप के साथ ये सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल पटना नगर निगम की। अब आपके घरों तक पटना नगर निगम की टीम पहुँच रही है और सैनिटाइजेशन का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। आप केवल सचेत रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। तो ऐसे में पटना नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम आपके साथ है। अब घरों के अंदर सैनिटाइजेशन का काम, ये पॉश इलाका है बोरिंग रोड, वहाँ पर शुरू किया गया है। और जो ये तस्वीर है, ये देखिए कितनी लंबी पाइप है ये, और इस लंबी पाइप में के माध्यम से आपके घरों तक पहुँचने की कोशिश है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। हम बात कर लें पटना नगर निगम के लोगों से, ये जो पहल हुई है निश्चित तौर पर शायद ये पहली बार आपके मोहल्ले में नगर निगम की टीम आई है। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर छिटाता था, लेकिन ये वाला स्प्रे पहली बार, सैनिटाइजेशन पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है। क्या लगता है इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं? अगर ये बीच बीच में अगर होते रहे तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा सैनिटाइज होने से। बिल्कुल अच्छी पहल है। ये बीच में बंद कर दी गई थी इस तरह की कार्यवाही और अब फिर से जो वकील है उसके माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम, कई लोगों के लिए कौतूहल की बात इसलिए भी है कि उनके इलाके में पहली बार नगर निगम की टीम पहुंची है सैनिटाइजेशन के लिए। बहरहाल अच्छी पहल है और इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। अब लोग सतर्क हो जाए, सजग हो जाए, तभी हम कोविड-19 को हरा पाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर है सासाराम से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने एक महिला को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया है, जबकि महिला ने जांच के लिए सैंपल दिया ही नहीं था। संझौली की रहने वाली सूर्यमुखी देवी का कहना है कि वो कभी सैंपल देने के लिए कहीं गई नहीं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की गलती से उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। यहां तक कि रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर महिला को लेने के लिए पहुंच गई। स्थानीय प्रशासन की टीम उसके घर और आसपास के इलाके की बैरिकेडिंग करने की बात कर रही है और बाद में जब इस मामले की जांच की गई तो यह पता चला कि कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती से मरीज की जगह इस महिला का नाम और पता लिख दिया गया था। अच्छा, तो कहा ना कि जाइए दूसरा बात होगा, दूसरा बात ये किया तो जो फैन नहीं हम गए, फैन इसके बाद में फैन रिपोर्ट दोसर आ गया कि अब कोरोना निकला है। उसको बुलाया गया था लेकिन वो आई नहीं थी और उसके बदले में किसी दूसरे का जांच किया गया था, लेकिन उसका नाम उसमें चेंज नहीं किया जा सका जो आपको कंप्यूटर। इधर 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। कैसा होगा राम मंदिर और क्यों राम मंदिर पर बिहार में सियासी बयानबाजी हो रही है, देखते इस रिपोर्ट में। तय हो गई भूमि पूजन की तारीख।
शुरू होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे पीएम। राम मंदिर के भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त का ऐलान हो गया। 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा और खुद पीएम मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। दरअसल शनिवार को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख तय करके पीएमओ को भेज दी गई, जिस पर फाइनल फैसला पीएम को करना था। पीएमओ ने 5 अगस्त को फाइनल कर दिया। राम मंदिर के स्वरूप की बात करें तो प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक 2.75 लाख घन मीटर भूभाग पर बनने वाला राम मंदिर 2 मंजिल का होगा। इस मंदिर की लंबाई 270 फुट, चौड़ाई 140 फुट और ऊंचाई 128 फुट होगी। 330 बीम और दोनों मंजिल पर 106 यानी कुल 212 खंभों वाले मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। ये दरवाजे मंदिर के 5 हिस्सों यानी गर्भगृह, कौली, रंग मंडप, नृत्य मंडप और सिंह द्वार में लगाए जाएंगे। राम मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण मकराना के सफेद संगमरमर से किया जाएगा। गर्भगृह के ठीक ऊपर 16.3 फीट का प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिस पर 65.3 फुट ऊंचे शिखर का निर्माण होगा। एक तरफ भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख तय हुई, दूसरी तरफ बिहार में इस पर सियासी बहस छिड़ गई। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय बीजेपी को राम याद आते हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि राम आस्था का विषय है और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख तय होने से राम भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। भव्य मंदिर का निर्माण आज पूरे विश्व के मानस पटल के ये बहुत शुभ दिन है निश्चित तौर पर, और आम जन की भावना जो राम राम से जुड़ी हुई है, वो दिन का इंतज़ार जो वर्षों से था, वो दिन निश्चित तौर पर आ गया है। पूरी दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की लंबे समय से ये कामना है कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर विवाद पर अपना आखिरी निर्णय दे दिया, तो अब ये जल्द से जल्द इसका निर्माण सुनिश्चित किया जाए। राम जो है आस्था पुरुष है, सब लोगों को उन पर आस्था है। राम मंदिर बने, अच्छा राम मंदिर बने, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर पे बन रहा है। लेकिन इलेक्शन के समय हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा उठाती है, राम के नाम पे किसी तरह का कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। श्री राम के नाम पर राजनीति चमकाने वालों ने राम राज तो नहीं लाया, लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब इनको श्री राम याद आते हैं। राम और राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। काश की विपक्ष कम से कम अब वोट के लिए ओछी राजनीति बंद कर देता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।